दोस्तों अगला जो बिंदु है हमारा वो है धातु रूप। धातु रूप से न केवल सीधे सीधे धातु रूप के प्रश्न पूछे जाते हैं धातुओं के विभक्ति वचन इत्यादि के द्वारा, बल्कि जो हमारे गद्यांश और पद्यांश आते हैं वहां भी धातु रूपों का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि धातुएं संस्कृत के अंतर्गत जो धातुएं हैं ये क्रियाएं हैं और एक वाक्य का जो निर्माण होता है वो कर्ता कर्म और क्रिया के द्वारा होता है। तो कर्ता जो भी कर्म करता है वो अपनी क्रिया के द्वारा उसको दर्शाता है। खाना पीना, उठना बैठना, जाना, कपड़े धोना, खाना खाना, पहनना, जितने भी क्रियाएं हैं ये सारी जो क्रियाएं हैं इसके माध्यम से एक वाक्य पूर्ण होता है। तो गद्यांश के अंदर भी, पद्यांश में भी और सीधे सीधे पूछे गए धातु रूपों में भी धातु रूप पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है। इससे पहले कि हम धातुओं को केवल एक रट्टा लगा ले, रट ले, थोड़ा धातुओं के विषय में देख लेते हैं। संस्कृत के अंतर्गत धातुओं को क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वर्ब होता है, हिंदी में क्रिया होती है, धातु संस्कृत में होती है जिसका अर्थ होता है क्रिया। संस्कृत के अंतर्गत कुल मिलाकर के 2000 से अधिक धातुएं हैं। 2000 एक मोटा आंकड़ा आपको दे रही हूं, इससे अधिक धातुएं हैं। इनको हमने 10 गणों में बांटा है। अब ये गण क्या है दोस्तों? ये जो गण है इसमें समान स्वभाव वाली धातुओं के ग्रुप बना दिए हैं। 10 ग्रुप बना दिए हैं। अब ये स्वभाव का अर्थ यहाँ पर क्या है? व्याकरण की प्रक्रिया। जब गम धातु आपके सामने गच्छति रूप में आती है, इस बीच में बहुत सारी व्याकरण की प्रक्रियाएं होती है और ये प्रक्रियाएं जिस जिस धातु की सेम होती हैं उन्हें एक एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि धातुओं के हम ग्रुप देखें तो कुल मिलाकर 10 ग्रुप हैं। इन्हीं 10 समूहों को, इस 10 ग्रुपों को हम गण कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत के अंतर्गत जो धातुएं हैं इनके 10 गण होते हैं। इसे हम यूं समझ सकते हैं दोस्तों कि जो धातु है, कोई भी अगर धातु है तो वो उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक क्रियाओं के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि रूपों में हमको दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत में धातुएं क्रिया होती हैं, धातु का अर्थ क्रिया होता है, लेकिन ये जो क्रिया है ये भी कई रूपों में सामने आती है। जैसे कि हमने कहा संज्ञा भी होती है, कई जगह सर्वनाम होती है, कई जगह सीधी सीधी क्रिया होती है, विशेषण के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत का हर एक शब्द जो है, पहले तो जैसे हमने कहा कि गम धातु से गच्छति रूप में आने में बहुत सारी व्याकरण की प्रक्रियाएं थी, तो गच्छति से वापस इसको अपने मूल रूप में भी पहुंचाया जा सकता है। धातुओं के जो मूल रूप है उसमें तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी धातुएं हैं जिनको आप बहुत पढ़ते होंगे, बहुत ही कॉमन जो है धातुएं वो हैं। तो इन्हीं उदाहरणों से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक जो धातु होती है वो न केवल एक क्रिया के रूप में, संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, इन सभी रूपों में हम इस संज्ञा को, इस क्रियाओं को देखते हैं जो कि वाक्य में हमें देखने को मिलती है। और जब हमें गद्यांश में से चीज़ों को चुनना होगा, यानी कि इसमें धातु कौन सी है, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, ये सब मिलकर के समास किस प्रकार से हो गया, तो इसके लिए धातुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम मूल धातु जब पता होती है तो उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आराम से निकल आते हैं उसमें। क्योंकि कई बार आप में से मुझसे बहुत सारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसके विषय में कि मान लीजिए हम संधि करते हैं या समास करते हैं तो मूल शब्द को कैसे जाने। तो जैसे हर एक भाषा के लिए वोकैबुलरी का ज्ञान, यानी कि वर्तनियों के साथ साथ नए नए शब्दों का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार मूल शब्दों का ज्ञान संस्कृत में भी आवश्यक है। तो वो जो मूल शब्द हैं या मूल धातुएं हैं उनका थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। तो रोजमर्रा के जीवन में जो सामान्य आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, सिर्फ उन धातुओं के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले है हमारे सामने क्री धातु। तो ये जो क्री धातु है ये करने के अर्थ में आती है। यदि संज्ञा इसमें देखेंगे हम तो संज्ञा कार्य हो सकता है, कोई उपकरण, कर्मण, प्रक्रिया, इस प्रकार से हम क्री धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे विशेषण के रूप में प्रयोग करना होगा तो सह कर्मठः, इस प्रकार हम यूज करेंगे। तो जो सह यानी कि जो करता है वो कैसा है, कर्मठ है, तो उसका विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया। क्रिया के रूप में तो हम करते ही हैं, करोति, नमस्करोति, प्रतिकरोति, कुर्मः। तो क्री धातु का तीनों प्रकार से हमने उपयोग देखा। इसी प्रकार ये जो धातुएं होती हैं मूल धातु के रूप में इन सारे जो शब्द हमको दिखाई देते हैं इनको तोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज, जब हमें मूल धातु याद होती है तो उससे उपसर्ग और प्रत्यय और समास इत्यादि को अलग करना आसान हो जाता है। इसलिए इन सभी का ज्ञान हो, इन सभी को हम पहचान पाएं, इसके लिए अधिक से अधिक हमको शब्द याद करने आवश्यक होते हैं जो कि धातुओं से निर्मित होते हैं। आइए इनको देखते हैं। अब जैसा कि हमने बात की कि इनको 10 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, तो इसके पहले हम ये समझते हैं कि ग्रुप कैसे बने।
संस्कृत में जब व्याकरण हम पढ़ते हैं तो इसमें 5 चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहला है सूत्र पाठ। सूत्र पाठ जिसके द्वारा व्याकरण की सभी प्रक्रियाओं को समझाया गया है सूत्रों के द्वारा। धातु पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, गण पाठ, ये गण आपके सामने अभी मैं बताऊंगी। दूसरा है उणादि पाठ और लिंगानुशासनम। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 5 अंग है उसमें धातु पाठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी खोलने के लिए बैठते हैं तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि का ज्ञान तब होगा जब आपको मूल शब्द याद है। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें ढूंढेंगे क्या, उसके लिए आपको शब्द का ज्ञान तो होना जरूरी है। तो इसी प्रकार ये जो धातुएं हैं, इसके ये 10 गण आपके सामने हैं। इनके द्वारा हमको एक मूल जो शब्द होते हैं इनका ज्ञान होता है, क्रियाओं का मुख्य रूप से। तो ये जो क्रियाएं हैं इनको हमने 10 गणों में बांटा है। तो सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए जो धातु पाठ है या जो धातु है ये कितने गणों में विभाजित होती है। एक बहुत ही ऊपर से पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपको ये समझाने के लिए इतना डिटेल में मैंने बताया है। तो हम रटने से पहले अगर हमको किसी भी चीज का थोड़ा सा ज्ञान होता है तो उनको पढ़ना और रट लेना आसान हो जाता है। तो ये जो गण है वो इस प्रकार है। भवादि गण, जो देखिए भवादि गण, किसी भी गण का जो नाम रखा गया है उसकी प्रथम धातु के आधार पर रखा गया है। भवादि गण भूआदि धातुओं से, अदादि गण जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण, तनादि गण और क्रियादि गण, चुरादि गण। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के गण होते हैं। मुख्य रूप से आपसे जो धातुएं पूछी जाती हैं वो भवादि गण से यानी प्रथम गण से ही पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्याकरण है इसके गणों का हमने थोड़ा सा सामान्य अध्ययन किया। दोस्तों ये जो धातुएं होती हैं, अब ये धातु यानी कि क्रियाएं, कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी जो क्रियाएं होती है वो किस समय काल में पूर्ण हुई हैं, किस समय काल के दौरान की गई हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संस्कृत में काल का ज्ञान हमें लकार से होता है। किससे? लकार से। तो संस्कृत में यूं तो 10 लकार हैं, कुल मिलाकर जो लकारों की संख्या है दोस्तों वो कुल कितनी है? 10 है, लेकिन हमें सिर्फ 5 ही पढ़नी है, केवल 5 लकार हमें पढ़ने हैं। लकार संस्कृत के अंतर्गत काल का ज्ञान कराते हैं, किस काल खंड में कोई भी क्रिया की गई है इसको ज्ञात करने के लिए धातुओं को लकारों में बांटा गया है। ये लकार 10 होते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 ही पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लट लकार जो कि है वर्तमान काल, ऋट लकार यह है भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक। आज्ञार्थक किसे कहते हैं? जब किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, जैसे पढ़िए तो पठतु, लिखिए लिखतु, जाइए गच्छतु, तो यहाँ पर आज्ञार्थक है, ठीक है। और लंग लकार होता है जो भूतकाल को प्रदर्शित करता है। विधिलिंग लकार ये होता है किसी भी प्रकार का आपको किसी को सलाह देनी हो या किसी भी कार्य के लिए आपको ये बताना हो कि देखिए आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। जैसे अभी हमारे परीक्षा का समय है, हम आपसे कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए तो पठितव्यम, ठीक है। ये तव्यत प्रत्यय के द्वारा भी दिखाया जाता है और विधिलिंग के द्वारा भी दिखाया जाता है, भवता पठेत, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं विधिलिंग लकार। तो ये 5 लकार हैं जिसके द्वारा किसी भी क्रिया को करने का जो समय है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रत्येक क्रिया को हम यानी प्रत्येक धातु को हम 5-5 लकारों में अध्ययन करेंगे। ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं में 5 लकारों में जो धातुएं प्रयोग की गई है इनके अंतर्गत भी शब्द रूपों की तरह कुछ प्रत्यय लगे हैं। जैसे सुबंत प्रत्यय शब्द रूपों में लगते हैं, इसी प्रकार तिङंत प्रत्यय जो है ये धातुओं में लगते हैं, ठीक है। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले और एक प्रमुख धातु का हम अध्ययन करते हैं वो है गम धातु। इससे पहले हम देखते हैं ये जो धातुएं होती हैं जो कि 10 गणों के अंतर्गत विभाजित हैं। ये 10 गणों के अंतर्गत विभाजित धातुएं और भी 3 प्रकार से विभाजित होती हैं। पहली है परस्मै पद, दूसरी है आत्मनेपद और तीसरी है उभय पद। तो इस प्रकार से 10 गणों की धातुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इनको हम देखिए कुछ 1-2 धातु जैसे क्री धातु है, एक धातु हम उभय पद की पढ़ेंगे, एक धातु परस्मै पद की पढ़ेंगे, एक धातु आत्मनेपद की पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम धातुओं का अध्ययन करेंगे। ये जो धातुएं हैं ये 10 लकार होते हैं जिनका हमने अध्ययन कर लिया। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए गम धातु का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले गम धातु जाना अर्थ में है, परस्मै पद के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम। 2 बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये
कि आप 3 धातुएं याद करेंगे, जिसमें कि एक परस्मय पद होगी जिसके 5 लकारों में याद करेंगे, एक आत्मनेय पद होगी जिसको 5 लकारों में याद करेंगे, और तीसरी होगी उभयपदी धातु जो कि परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चलती है, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनके समान बनने वाली जो धातुएं हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो कुछ ही प्रमुख धातुएं हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसके अतिरिक्त आपको अनावश्यक अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ दी है लट लकार की धातु। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सर्वाधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने शब्द रूपों में देखा था, इसी प्रकार अब हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जगह है ये दोनों। ठीक है, गच्छतः और गच्छत दोनों एक है, दोनों में फर्क किस चीज का है? विसर्ग का फर्क है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है यहाँ से, उत्तम पुरुष के दोनों, यानी कि मह कहाँ आता है, गच्छा मह और गच्छा वह कहाँ आता है, इस चीज को कंफ्यूजन में रहती है, इस वजह से इसको पूछा जाता है। यूं तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसके अंतर्गत लट लकार के बाद आता है लोट लकार। आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो इसके अंतर्गत तो आप कुछ चीज बिल्कुल मान के रखिए, कुछ ही चीज होती है जहां से ये पूछता है। सबसे पहले तो ये पूछता है मध्यम पुरुष का एक वचन पूछता ही है। आज तक 90% जगह पर ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन उसने पूछा है। दूसरी चीज ये पूछता है, ठीक है, यानी द्विवचन प्रथमा और मध्यमा के, इसमें तम और ताम का कंफ्यूजन होने के कारण ये पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये दो जगह यहाँ से प्रमुख है। और तीसरी जगह है ये गच्छाव और गच्छाम। इनमें एक तो विसर्ग वाला देता है, एक बिना विसर्ग वाला देता है, तो आपको इसमें से चुनना होता है। तो इस प्रकार हमने लोट लकार देखा। अब हम देखते हैं लंग लकार, यानी कि भूतकाल। भूतकाल में इसका प्रयोग करते हैं। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो ये जो रूप है, इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन को प्रमुख रूप से पूछा जाता है। ठीक है, और एक ये अगच्छत और अगच्छत, ये दो पूछे जाते हैं। दोनों समान है, लेकिन एक हलंत वाला एक बिना हलंत वाला है, तो यहां से पूछे जाने की संभावना होती है। ये ध्यान रखना है। किसी भी जगह उत्तम पुरुष का एक वचन हलंत नहीं आता, लेकिन लंग लकार में होता है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो ये जगह जो पूछी जाती हैं। ठीक है, यूं तो देखा जाए तो 4 शब्द तो इसमें हो ही गए और बचे ही कितने, लेकिन आपको प्रमुख रूप से कहां से याद करना है ये बताने के लिए मैंने आपको ये इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, अगला इसका रूप देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ से पूछे जाने वाला एक तो यही चीज कि जो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है ये हलंत होता है, ऐसा एक विद्यार्थी को कम ही लग पाता है, इसलिए ये ध्यान रखना। दोनों चीज, मध्यम पुरुष का एक वचन गच्छेह और गच्छेयम, ये हलंत अक्सर भूल जाते हैं छात्र, अक्सर इसको भूला करते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये आपके सामने है गच्छेत और गच्छेत, एक हलंत है एक बिना हलंत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं अगली जो विधिलिंग लकार हमने पढ़ लिया है। अगला हम लकार पढ़ते हैं जो कि है लृट लकार। लृट लकार होता है भविष्यत काल के लिए। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। ये एक बिल्कुल जैसे गम धातु लट लकार है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा सा ही है। तो इसमें कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो अक्सर मैं अगर पढ़ने के लिए कहूंगी तो वो प्रथम पुरुष एक वचन है, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि अनुवाद में भी यही काम आता है, गद्यांश में भी अक्सर प्रयोग किया जाता है। गमिष्यति, भविष्यति, पठिष्यति, लिखिष्यति, इस प्रकार से वदिष्यति, ये सारी चीजें लृट लकार में पूछी जाती हैं वाक्य बनाते समय। अगला यदि हम देखें इसमें तो है आत्मनेय पद, क्योंकि हमने परस्मय पद के 5 लकार पढ़ लिए हैं। अब है आत्मनेय पद। आत्मनेय पद में रूप किस प्रकार चलते हैं हम ये देखते हैं, क्योंकि एक परस्मय पद और एक आत्मनेय पद, दोनों धातुएं हम याद करके चलेंगे, और उसके बाद हम उन धातुओं को याद करेंगे जो कि उभयपदी है, ताकि आ जाए तो परस्मय पद में आती है तो परस्मय पद वाले की तरह हम उसे चला दें, और यदि वो दूसरी प्रकार से पूछी जाती हैं तो उसके अनुसार हम उसे चला दें। तो देखते हैं, सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवद्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे। ठीक है, ये है आत्मनेय पद का प्रथम लट लकार।
ठीक है। तो इस लट लकार में से सेव धातु याद कीजिए या लब धातु याद कीजिए। तीसरी धातु लगभग कम पूछी जाती है, इन दोनों में से ही पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें से सेवद्वे पूछा जाता है, एक उत्तम पुरुष का एक सेवे पूछा जाता है, ठीक है। ये इसके प्रमुख पूछे जाने वाली स्थान है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लोट लकार, सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावही सेवामहि। तो देखिए आपके सामने उपस्थित है मध्यम पुरुष का एक वचन, ये पूछा जाता है, ठीक है। और सेवई उत्तम पुरुष का एक वचन, और इन दोनों को पूछा जाता है आई की मात्रा के कारण, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला हम इसका देखते हैं लंग लकार, असेवत असेवेताम असेवंत असेवेथाह असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवावहि असेवामहि। जो धातु होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन, ये दोनों बहुत ही प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं किसी भी धातु में, तो इनको देख करके जाएं। और अक्सर जो धातुएं होती हैं परस्मै पद के धातु, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन, ये लगभग एक जैसे से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको हम याद करके जाएंगे। अगला हम लकार देखते हैं विधिलिंग लकार, सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथाह सेवेयाथाम सेवेध्वम सेवेय सेवावहि सेवामहि। तो ध्यान रखना है कि इसमें यकार को और जोड़ दिया गया है, विधिलिंग लकार में यकार जुड़ा है, विधिलिंग लकार में यकार जुड़ा है, विधिलिंग लकार में यकार जुड़ा है। एक इसका बहुवचन सेवेरन, ये ध्यान रखना है, सेवेथाह ये याद रखना है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं लकार लृट लकार यानी भविष्यकाल, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्य सेविष्यावहि सेविष्यामहे, ये इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि वकार में इकार और जोड़ दिया गया है इसमें, ठीक है। सेवी वी हर जगह सेवी आएगा, तो आप समझ लीजिएगा लृट लकार है, ठीक है। अगला हम लकार देखते हैं। अब पठ धातु भी है इसके अंतर्गत दे रखी है, लेकिन गच्छ धातु की तरह ही है, पठती पठता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामह, ठीक है। ये हम धातु इसके अंतर्गत देख लेते हैं। अब जो दोस्तों ये धातु होती है, धातुओं को अक्सर आपको वैसे तो इस प्रकार से भ्रमित किया जाता है कि आप इसकी ट्रिक बना लीजिए, अति अतः अंति असि अथा अत आमी आवा आम। तो आपको नहीं लगता कि किसी एक धातु को पांचों लकारों में एक बार याद कर लें और फिर उसके समान सारी धातुएं जितनी भी होंगी उनके नाम लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। अब आप पहले ट्रिक याद करेंगे, फिर जो धातुएं होंगी उसमें आप उसको सेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक नहीं डबल काम हो गया है। फिर भी आप लोग क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद किया करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये उपलब्ध करवा दी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक लकार और उसकी एक ट्रिक आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए लट लकार की है, लोट लकार की है, लृट लकार की है, विधिलिंग लकार की है और इसी तरह लंग लकार की है, ठीक है। लंग लकार कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछा कम जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनद्यतन भूतकाल कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि अभी ये जो 24 घंटे चल रहे हैं, आज जो चल रहा है वर्तमान, इससे पहले का कोई भी कार्य होता है उसको भूतकाल कहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन 1 घंटे पहले मैं आपको नहीं पढ़ा रही थी, तो वो भूतकाल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अनद्यतन, अनद्यतन, अद्य यानी आज, अनअद्य जो आज का नहीं है वो भूतकाल अनद्यतन भूतकाल कहलाता है, ठीक है। और अद्यतन भूतकाल जो आज में है, जैसे कि सुबह मैंने क्या क्या किया, अभी वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ, या शाम को अगर मैं शाम को बैठ करके ये बोलूँ कि अभी 2 घंटे पहले मैंने पढ़ाई की थी, तो वो अद्यतन भूतकाल हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये धातुओं की जो लकार हैं इनके ट्रिक भी देख सकते हैं इसके द्वारा। तो इस प्रकार से जो कुछ धातुएं हैं उसको हम देख सकते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवति भवता भवन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, पठति पठतः पठन्ति, वदति वदतः वदन्ति, हसति हसतः हसन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। इस प्रकार से ये कुछ धातु रूप हैं जो लगभग समान रूप से चलते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये जो कुछ खास धातुएं हैं जैसे पठ, लिख, गम, दृश्य, इन सभी धातुओं को आपको याद करके जाना है। उभयपद के रूप में आपको क्री धातु याद करनी है, करोति कुरुते कुर्वन्ति, इस प्रकार से चलती है ये धातु। तो इस प्रकार ये धातु रूप आपको याद करने ही होंगे और शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करने के लिए मैं सलाह कभी नहीं दूंगी, क्योंकि इससे हमारे रूप गलत हो सकते हैं। लेकिन जो सही में याद की गई चीज़ है ईमानदारी से, उसमें कभी भी हमको इस प्रकार की चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। तो मैं समझती हूँ आप सभी को ये धातु रूप क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।